हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं नवनीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फ्यूजन क्लासेस में। आजकल एक बीमारी चल रही है, उम्मीद करता हूं आप सभी उससे कोई भी पीड़ित नहीं होगा। नहीं, कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि जो अटेंशन स्पैन है वीडियो देखने का, वो एक सर्वे के मुताबिक 10 से 15 सेकंड या 1 मिनट तक रह गया है कुछ लोगों का। यानी कि वो एकाग्र होकर कंटिन्यूअस किसी भी वीडियो को नहीं देख पाते। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी उससे पीड़ित नहीं होंगे और आप अगर सीरियस हैं कि आपका सीटेट का आने वाले महीने में एग्जाम है तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा और आप एग्जाम में आने वाले एक भी क्वेश्चन को इस टॉपिक से जुड़े हुए गलत नहीं करोगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसके बारे में। पहले तो हम जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास है क्या चीज। तो संज्ञानात्मक विकास आप एक तरीके से इतना कठिन शब्दों में ना लेकर इसे आसान भाषा में बस इतना समझ लीजिए कि मानसिक विकास की बात हो रही है, कि मानसिक विकास को ही क्या कह देंगे हम, संज्ञानात्मक विकास। मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में कि मानव का जो विकास है मनुष्य का, वो 5 पक्षों में होता है, तो उनमें से एक होता है मानसिक विकास। तो उसी मानसिक विकास को, उसी बौद्धिक विकास को जीन प्याजे जी ने अपने बच्चों पर, तीनों बच्चों पर परीक्षण किया। उनके एक लंबी आयु तक छोटी छोटी बातों को नोट करते रहे और उसके आधार पर एक मानसिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसको हम जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है। और इन मानसिक विकास में लक्षण कौन कौन से आपके इनमें है कि उसकी भाषा का विकास, उसकी समझ विकसित होना, तर्क वितर्क करना, ठीक है, बौद्धिक प्रत्ययों का निर्माण और ठीक है परिकल्पनाएं बनाना। तो ये सारी जो उसकी गुण हैं, ये सारी क्वालिटीज जो है वो सारी की सारी कहाँ मिलती हैं, वो मिलती है मानसिक विकास में, और इसी को हम संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, पहले जीन प्याजे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 1896 को हुआ था स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था 1896 में, और इन्होंने पीएचडी करी जूलॉजी में। उसके बाद इन्होंने अल्फ्रेड बिने, जो बुद्धि परीक्षण से संबंधित आप सभी ने नाम सुना होगा और आगे भी पढ़ेंगे हम उनको, तो उनके साथ फ्रेंच स्कूल में कुछ टाइम तक सेवाएं भी दी थी और 1980 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो ये तो मैंने जो आपको बताया, ये इसलिए बताया कि कुछ जो स्टेट के टीईटी एग्जाम है, जैसे कि एमपी टेट का आने वाला है, उनमें अक्सर कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कहाँ के हैं। तो ये स्विट्जरलैंड के हैं जीन प्याजे। इन्होंने किस पर परीक्षण किया था, इनके खुद के 3 बच्चे थे, उनके ऊपर इन्होंने परीक्षण किया उनकी छोटी छोटी आदतों को नोटिस करते रहे एक लंबे पीरियड तक, ठीक है, किशोरावस्था तक। क्योंकि मानसिक विकास तो ऐसा है कि वो जन्म से मतलब जीवन पर्यंत चलता रहता है, जन्म से मृत्यु तक। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो शिक्षा शास्त्री होते हैं, उनके अनुसार तो उन्हें कहाँ तक जानना की आवश्यकता होती है, जरूरत कहाँ तक पड़ती है कि किशोरावस्था तक का अध्ययन कर ले। उसके बाद तो वो एक निरंतर प्रोसेस है, विकास तो चलता ही रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वृद्धि और विकास में डिफरेंस। ठीक है। तो ये तो हो गई जीन प्याजे के बारे में बात। लेकिन अब बात करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास। तो ये जो संज्ञानात्मक विकास है ये कैसे कार्य करता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, उनको हम समझते हैं। और आप इस सभी को, ये वाली चीज जो बताने वाला हूं, इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, इसकी 2 विशेषताएं होती हैं। ठीक है। शब्दों पर जाना, क्योंकि इसके हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका संगठन, ठीक है, और दूसरा है आपका अनुकूलन। 2 विशेषताएं हैं इनकी। एडेप्टेशन इसको बोल देंगे, ठीक है, और ये हो गया आपका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने बोल दिया। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये दोनों चीजें हैं क्या, दोनों को अलग अलग समझेंगे। पहले इसको समझते हैं। सिर्फ आपने अगर पढ़ा होगा, आप वीडियो को ध्यान से देख लोगे एक ही बार तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से सुनना है आपको और नोट्स बनाते हुए चलना है, लिख लेना है इसको बाद में। ये जो संगठन है, संगठन क्या चीज है कि जितनी भी नवीन सूचनाएं होती हैं, उसे नवीन अनुभव होते हैं या बौद्धिक सूचनाएं होती हैं एक बालक को, एक व्यक्ति को, उनको वो जिस भी व्यवस्था के अनुसार अपने मस्तिष्क में फिट करता है उसको हम संगठन बोलते हैं। माना कि ये छोटे छोटे उसमें पैकेट हैं, उन पैकेटों में उन्होंने व्यवस्थित कर लिया किसी भी नवीन अनुभव या सूचनाओं को। ठीक है। ये उसने एक पैटर्न बना लिया अपने दिमाग में, कुछ भी व्यवस्था बना दी कि ये वाली सूचना है कि मैं यहाँ रखूंगा, ये वाली सूचना को यहाँ रखूंगा,
इस एक्सपीरियंस को मैं इधर रखूंगा, इस कोई नई तरीका एक्सपीरियंस होगा, मुझे एक और उसके लिए पैकेट बनाना पड़ेगा, एक और कॉलम। तो इन सारे व्यवस्थित पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं संगठन। तो क्या हुआ कि जितने भी उसे नवीन अनुभव हो रहे हैं, नवीन अनुभव और बौद्धिक सूचनाएं, ये सारी की सारी चीजें आपकी आ जाती हैं संगठन में। ठीक है, बस उसको मैनेज करना कि इन सूचनाओं को वो कैसे मैनेज कर रहा है, इन सबको हम बोलते हैं संगठन। तो पहली विशेषता तो उसकी ये है, संज्ञानात्मक विकास की दो विशेषताएं हैं जो जिस पे वो काम करता है। पहला संगठन, संगठन क्या चीज है, जितने भी अनुभव हो रहे हैं उसे, जितनी भी बौद्धिक सूचनाएं मिल रही हैं। अब दूसरी बात आती है अनुकूलन। ठीक है, तो अनुकूलन जो है इसमें भी दो शब्द हैं और इन दो शब्दों के ऊपर आपको कई बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं वे दोनों कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसकी दो विशेषताएं हैं, दो शब्द हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल। एक तो होता है आत्मसातीकरण, ठीक है, और दूसरा होता है समाविष्टीकरण। समाविष्टीकरण, अब ये दोनों चीजें क्या चीज है कि एक तो आत्मसातीकरण, इसको इंग्लिश में हम लिख लेंगे असिमिलेशन, असिमिलेशन बोलते हैं इसको। ये मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था इसको, और इसके बारे में मैं एक बार आपको पहले भी बता चुका हूं, इससे पहले वाली वीडियो में, समाजीकरण वाली में। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अनुकूलन में ये दो चरण आते हैं, एक आत्मसातीकरण और एक समाविष्टीकरण। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो और जो दूसरा है समाविष्टीकरण, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन। सही है, चलो ये दो शब्द हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताता हूं दोनों में डिफरेंस क्या है। अब एक बालक है, उसे एक नई सूचना मिली, ठीक है, अगर उसने वो चीज सूचना पहले से ले रखी होगी तो वो उसको हूबहू ग्रहण कर लेगा, तो उसको बोलेंगे आत्मसातीकरण। या फिर उसमें कुछ एडजस्ट करेगा, कुछ सूचनाएं ऐड करेगा, परिवर्तन करेगा, चेंजेस करेगा, तो उसको बोलेंगे हम समाविष्टीकरण। ये दोनों चीजें हैं क्या, अब इनको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बालक है छोटा, उस बालक ने एक कुत्ते को देखकर अपनी माँ से पूछा कि मम्मी ये क्या है, तो मम्मी ने उसे बता दिया कि इसको हम कुत्ता बोलते हैं, डॉग है ये। उसने उसे ध्यान से देखा, पता कर लिया कि उसके दो मतलब चार पैर हैं, दो कान है, सफेद रंग है, इस तरीके से उसने एक आइडेंटिफाई, एक इमेज बना ली दिमाग में कि इसको हम कुत्ता बोलते हैं, डॉग बोलेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने थोड़े दिनों बाद या कुछ दिन बाद एक बकरी देखी जो हूबहू उसके जैसी थी, सफेद रंग था, चार पैर थे, दो कान थे, तो उसने उसको भी क्या बुलाया कि ये भी एक डॉग है, ये भी एक कुत्ता है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ने जब बताया कि नहीं ये कुत्ता नहीं ये बकरी है, अब वो फिर से कंफ्यूज हो गया कि अरे भाई ये क्या चीज है। तो अब क्या हुआ कि एक स्थिति होती है इसके बीच में दोनों के, कि संतुलन की स्थिति, इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक स्थिति होती है कि संतुलन की स्थिति। अब जो उसने पहले जितनी जानकारी ली थी, अगर वो वैसे ही कोई चीज लेता, मान लिया कि उसने एक डॉग देखा था तो उसे नया ज्ञान मिला, तो उसने आत्मसात कर लिया कि हाँ भाई इस तरह की जो भी जानवर होगा वो एक कुत्ता कहलाएगा, डॉग कहलाएगा। ठीक है, तो उसने एक नई सूचना ली, हूबहू बिल्कुल असिमिलेट बोलते हैं कि बिल्कुल हूबहू उसके जैसे को ग्रहण कर लेना, आत्मसात कर लेना। ठीक है, चलो इसके बाद क्या हुआ, इस संतुलन की स्थिति के बाद अब जब उसने नई चीज देखी, मैंने बताया कि उसने बकरी देखी, तो बकरी के साथ क्या हुआ कि अब उसने कहा कि कुत्ता जो है वो भौंकता है लेकिन जो बकरी है वो मैं करती है, तो उसकी जो है संतुलन की स्थिति है ये गड़बड़ हुई। ठीक है, तो इसने क्या करा, इस संतुलन की स्थिति को थोड़ा सा एडजस्ट करा और इसमें कुछ इंफॉर्मेशंस आप उसने ऐड करी। ठीक है, इस संतुलन की स्थिति जब उसने बिगड़ गई तो यानी कि उसने थोड़ा सा एडजस्ट करा, या बोल सकते हैं चेंजेस किए, या कुछ और जानकारी ऐड करी कि जो भौंकता है उसको हम कुत्ता बोलते हैं और जो मैं करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, बकरी। यहां से हमें समझ में आया कि जो मतलब जो कोई भी उसे नई सूचना मिली बिना किसी चेंजेस के उसने अपने दिमाग में सेट कर ली, तो वो हुआ उसका आत्मसातीकरण। मैंने बताया था ना, जितने भी नवीन अनुभव होते हैं तो या तो वो उनको हूबहू अपने दिमाग में रख लेता है, या फिर थोड़े चेंजेस के साथ कि कोई नई सूचना मिली, हाँ भाई इस वाले बॉक्स में रख दो, तो एडजस्ट कर दिया, तो क्या हुआ वो
समाविष्टीकरण। तो ये जो इक्विलिब्रियम की स्थिति है, संतुलन की स्थिति है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करा, परिवर्तन करा, उसने थोड़ा सा समायोजन करा। समायोजन आपने एक शब्द सुना होगा, ठीक है, समायोजित करना की यानी कि जो पहले से कोई स्थिति है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना, परिवर्तन करना और उसके बाद उसको अपनाना। तो ये वाली स्थिति यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए पहले ये और फिर इधर से इधर जाएगा वो, ठीक है। संतुलन की स्थिति में ये सारी चीजें एडजस्ट करेगा या चेंजेस करेगा, कोई चीज ऐड करेगा, उसके बाद वो पहुंचेगा समाविष्टीकरण, और जिसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन। आपके लिए जो एग्जांपल मैंने दिया था, आप इसको किसी भी चीज में ऐड कर सकते हो, या फिर आपने एक और एग्जांपल ले सकते हो कि एक बालक है, उसने उड़ती हुई चिड़िया देखी, ठीक है, कहा कि 2 पंख होते हैं और हवा में उड़ती है। थोड़े दिनों बाद उसने हवा में उड़ता हुआ एक हवाई जहाज देखा, ठीक है, तो उसने उसको भी चिड़िया कहा कि हाँ भाई 2 पंख हैं उसके और उड़ रहा है हवा में। तो अभी क्या है, उसका आत्मसातीकरण हुआ दोनों स्थितियों में। पहले देखा कि हाँ भाई इसको हम चिड़िया बोलते हैं, लेकिन जब उसने हवाई जहाज देखा, लेकिन उसको बताया गया कि ये चिड़िया नहीं हवाई जहाज है, तो उसकी संतुलन की स्थिति खराब हुई। उसने उसमें परिवर्तन किया कि हाँ भाई ये एक मशीन है और ये एक जीवित प्राणी है, ठीक है। तो अब उसने ये नई सूचनाएं अपने पुराने ज्ञान में ऐड करी, तो अब क्या हुआ, वो समाविष्टीकरण यानी कि एकोमोडेशन। बार बार कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है। तो चलिए खैर, अब हम बात करते हैं जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन करा है अपने बौद्धिक विकास की, उनके बारे में। ये 4 अवस्थाएं आपकी दी हुई है, अब हम इनके बारे में एक एक करके सबके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली अवस्था है आपकी संवेदी गामक अवस्था। और ये सारी की सारी जितनी भी अवस्थाएं हैं, एक बात और बता दूं कि संतुलन की जो अवस्था होती है उसके लिए बालक द्वारा किए गए प्रयास को दर्शाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, पहली जो अवस्था है आपकी संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, और ये जन्म से 2 वर्ष तक चलती है, ठीक है। और इसके जो कुछ गुण होते हैं, वो गुण आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे आपने एक नया फोन लिया, उसमें कुछ एप्लीकेशंस पहले से इंस्टॉल हुई मिलती हैं, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस बोलते हैं उनको हम। उसी तरह एक बालक भी स्वतः सहज क्रियाएं लेकर जन्म लेता है, जिनमें कि ये कुछ क्रियाएं आपकी शामिल होती हैं, ठीक है। ये रोना, चूसना, पकड़ना, ये सारी की सारी क्रियाएं उसके पास पहले से ही होती हैं। और इसके साथ आप देखते हो कि जो बालक है वो रुचिकर कार्य करता है, जो उसको काम अच्छे लगते हैं वो उसे बार बार दोहराता है, और प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर ही उसका अधिगम कार्य चलता रहता है। एक चीज और आती है यहाँ पर कि जैसे बालक है वो इस एज में जो भाषा का प्रयोग करना सीखता है, सबसे शुरुआत में वो अनुकरण द्वारा सीखता है। मतलब जैसे बड़े बोलते हैं, जैसे उसके आस पड़ोस के वातावरण में लोग बोल रहे होंगे, पहले वो उनकी अनुकरण करने के लिए उस भाषा का प्रयोग करेगा, लेकिन धीरे धीरे उस भाषा का प्रयोग वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करने लगता है। बिल्कुल उसी तरह इन सारी क्रियाओं को भी वो अपडेट करके अब वो अच्छे और प्रभावशाली ढंग से अपनी इच्छानुसार उन सारी क्रियाओं को करने लगता है, ठीक है। तो ये सारे गुण हैं आपके सेंसरी मोटर स्टेज के संवेदी गामक अवस्था के, यानी कि जो बालक होता है वो इस अवस्था में कैसा रहता है, असहाय प्राणी के रूप में। और लेकिन वो इस अवस्था से कहां पर चेंज होता है, असहाय प्राणी से गतिशील और बुद्धिमान प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है। इसके बाद आती है आपकी दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपने ये कहीं नहीं पढ़ा होगा, इसको हम और आसानी से समझने के लिए 2 भागों में बांट देते हैं। पहली जो इसका हमने बांटा उसको हम बोल देते हैं पूर्व प्रत्यात्मक काल, पूर्व प्रत्यात्मक काल, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल एज। और दूसरा जो इसका पार्ट है उसको हम बोल सकते हैं आंतप्रज्ञ काल। अब ये दोनों आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आंतप्रज्ञ काल, ठीक है, इनिशिएटिव स्टेज। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या चीज है कि आपने देखा होगा जो बालक है वो इस अवस्था में, इसको हम कौन सा टाइम मान सकते हैं, 2 से 4 वर्ष का समय, ठीक है। तो 2 से 4 वर्ष के समय में बच्चा बहुत ज्यादा जिज्ञासु होता है, वो क्यों और कैसे वाली प्रश्न अधिक करता है, ठीक है। हर बात को उसे जानने की इच्छा रहती है। तो इस एज को हम क्या बोल सकते हैं, खोज की अवस्था या एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है।
इसको हम बोल सकते हैं खोज की अवस्था कहते हैं। आपने देखा होगा एक निर्माण और खोज का सिद्धांत भी होता है कि अगर आप एक बालक को 4 वर्ष के बालक को कुछ प्याले दो अलग अलग आकार के, तो वो उनको थोड़ी देर बाद क्या करता है, एक निश्चित और बढ़ते हुए क्रम में लगा देगा। तो ये वाली जो उसकी अवस्था है वो क्या है, उसकी खोज की अवस्था है, एक्सप्लोरेशन की। वो उसने कहीं से अनुकरण करके नहीं सीखा, वो अपने उसने बुद्धि के विवेक के आधार पर उनको एक क्रमानुसार लगा दिया है। और इसके बाद दूसरा आता है आंत प्रज्ञा काल। ठीक है, ये आंत प्रज्ञा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो बालक है वो बिना किसी तार्किक विचार के, बिना किसी भी तार्किक विचार के किसी भी बात को मान लेता है। तो कैसे समझ सकते हो आप, बिना किसी तार्किक विचार के किसी बात को स्वीकार करना, बिना किसी तर्क के कोई बात स्वीकार करना। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट्स बनाते चलना, बात को स्वीकार कर लेना। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक बालक है, आपने उसको दो स्थिति दी, यानी कि एक छड़ इतनी है ए और दूसरी भी इसी के बराबर है। आपने पूछा उससे कि इनमें से कौन सी बड़ी है, तो वो कहेगा दोनों बराबर है। ठीक है, आपने क्या किया कि इस वाली छड़ को तो ऐसे ही रखा, लेकिन जो छड़ दूसरी थी उस वाली छड़ को थोड़ा सा आगे खिसका दिया। अब उससे पूछा कि कौन सी छड़ बड़ी है, तो अभी क्या करा उसने, कोई तर्क नहीं लगाया, उसने इसकी अंतिम स्थिति देखी तो बता दिया कि जो छड़ बी है, दूसरी वाली जो स्टिक है वो इससे बड़ी है पहली वाली से, पहली वाली छोटी है। तो मतलब क्या हुआ कि उसने तर्क नहीं लगाया कि हाँ भाई इसी को ही उन्होंने आगे खिसकाया है, या फिर एक विलोमीयता का गुण होता है, वो उस गुण पर अभी नहीं पहुंच पाया कि इसको वापस खिसका देगा तो वो बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस आंत प्रज्ञा काल में क्या हुआ कि बिना किसी तर्क की कोई बात करेगा, और ये तो इस वाली सारे गुणों को हम रख सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। यानी कि खोज की अवस्था भी कौन सी हुई, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और बिना किसी तर्क के कोई बात स्वीकार करे तो वो भी कौन सी हुई, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आस पड़ोस की जितनी बातें होती हैं उनको बस वो देखता है, उसके लिए दुनिया जितना उसको दिख रहा है उन्हीं का अस्तित्व है। इसके बाद हम बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यहां से जो मैंने ये बताया आपको यहीं से ही अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं उसको। ठीक है, अब जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसके लिए दो गुण बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कौन कौन से, पहला होता है विलोमीयता, विलोमीयता, और दूसरा गुण है आपका तार्किक गुणितता, तार्किक गुणितता। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी और इसको बोलते हैं आप लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इन दोनों का है क्या मतलब, अभी तक क्या कर रहा था वो, बिना किसी तर्क के आधार पर चीजों को देख रहा था और उसको निर्णय नहीं ले पा रहा था। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है बालक कि जो भी अब वो सोचता है, अब वो तर्क के आधार पर सोचता है, तर्क के आधार पर निर्णय लेता है। अपने जो उसके क्रियाकलाप होते हैं वो तर्क के आधार पर होते हैं। मैंने जैसे कि बताया था कि विलोमीयता का गुण क्या है, अभी दो स्टेज मैंने आपको बताया था कि अगर वो इस वाली कंडीशन में इसको पीछे खिसका देता, वापस उस वाले गुण पर आ सकता, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यानी कि पूर्व अवस्था में वापस वो पहुंच सकता है, तो उसको हम बोल सकते हैं विलोमीयता का गुण उसका इस अवस्था में दर्शाता है। ठीक है, अब तार्किक गुणितता क्या है कि अगर आपको अगर आप उस बालक को दो बर्तन दो, दोनों में इक्वल पानी भरो, लेकिन एक की थोड़ी लंबाई ज्यादा होगी और एक की थोड़ी परिधि या व्यास ज्यादा होगा, लेकिन दोनों में पानी बराबर आ रहा है और बच्चा ये जानने में सक्षम है कि हाँ भाई दोनों में पानी बराबर है, लेकिन किस वजह से कि एक की जो गहराई है, लेंथ है वो ज्यादा है, और एक की जो रेडियस है, व्यास है वो ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि अब वो क्या कर रहा है कि उसकी विमाओं को नाप पा रहा है, विमाओं के आधार पर निर्णय ले पा रहा है। तो यानी कि वो कौन सा गुण ले रहा है, यहाँ पर इसकी तीसरी एक गुण और होगा। तो अभी वो क्या कर रहा है, इस अवस्था में वो चीजों को माप सकता है, तोल सकता है और गिन सकता है। ठीक है, तार्किक गुणितता का अर्थ ये है, और विलोमीयता का अर्थ है कि पूर्व अवस्था में वो वापस जा सकता है, पूर्व अवस्था का उसको ज्ञान है, वहां तक उसको दिमाग अपना पहुंचा रहा है। और तीसरा है उसका कि क्रम सादृश्य परीक्षण बोलते हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि वो चीजों को व्यवस्थित करना जानता है, छोटे से बड़े में और बड़े से छोटे में। ठीक है, तो ये गुण किसके हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं ये कौन सी अवस्था है, तो ये है आपकी बाल्यावस्था। ये वाली कौन सी अवस्था थी, ये है आपकी शैशवावस्था।
और इससे आगे की जो अवस्था है, ठीक है, वो आपकी होगी किशोरावस्था। तो किशोरावस्था के लिए आप, इसका नाम है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से आगे होती है। ठीक है, अब ये क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है, इसमें अब जितने भी वो तार्किक विचार यहाँ भी कर रहा था, यहाँ पर बिना तर्क के कर रहा था, लेकिन अभी वो मूर्त चीजों के लिए कर रहा था तार्किक विचार, अब वो अमूर्त विषयों पर तार्किक विचार करने लगता है। किस पर? अमूर्त विषयों पर। अमूर्त विषय जैसे कि आप बात करो कि जो चीजें दिखती नहीं है लेकिन उनका अस्तित्व है, जैसे कि आप उससे कहो कि धर्म क्या है, राजनीति क्या है, इनके ऊपर अगर वो विचार रखने लगे, जो अमूर्त विषय हैं, अमूर्त विषयों के ऊपर वो अपनी परिकल्पनाएं बनाने लगे, निर्णय देने लगे, ठीक है, स्पष्ट रूप से उनकी व्याख्या करने लगे, तो उनको क्या बोलते हैं हम, कि अब वो अमूर्त चिंतन करने लगा है। धर्म, राजनीति, जो भी एटसेट्रा, ऐसे ही विषय बहुत सारे हैं, ठीक है, उनके बारे में अब वो चर्चा करने लगा है, परिकल्पनाएं बनाने लगा है। उसका जो बौद्धिक स्तर है वो अपने विवेक के आधार पर कार्य करता है, वो अब मतलब परिपक्व अवस्था में पहुंच चुका है। तो इन सारी अवस्थाओं को, इस वाली अवस्था को क्या बोलते हैं, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो आपने देखा कि सारी अवस्थाएं जो हैं एक के बाद एक जटिल होती चली जाती हैं, और जो दूसरी अवस्था होती है वो अपनी पिछली अवस्था से ज्यादा उपयुक्त होती है। और इसमें जीन पियाजे ने जो अपने परीक्षणों और अवलोकन के आधार पर यही दर्शाया था कि जो ये अवस्थाएं हैं, ये किसकी अवस्थाएं हैं, कि जो उसकी बौद्धिक संरचनाएं हैं उनके साथ संतुलन स्थापित करने के प्रयास को दर्शाती हैं। ठीक है, और इतनी अवस्थाएं जो हमने ये पढ़ी हैं, इन सबको आप एक सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हो, अगर कभी भूलो ना उसके लिए, कि सबने पूरी की मूर्ति अपनी अपनी। ये मैं मिटाता हूं 1 मिनट, आप इसको एक ट्रिक है उससे याद कर सकते हो, और जितना मैंने लिखाया उसको भी आप आराम से अपने नोट्स बनाते हुए चलना। और ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ शायद ही आपको कहीं पढ़ने को मिले, और मैंने जैसे कि बताया था, आप हर एक शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर जो आपका एग्जाम आता है उसमें शब्दों का खेल बहुत होता है, तो शब्दों को ध्यान में रखते हुए चलिए। तो इसकी ट्रिक है आपकी, सबने पूरी की मूर्ति अपनी अपनी, पूरी की मूर्ति अपनी अपनी। तो यहां पर आप देख सकते हो, सबने से कौन सी अवस्था आ गई, संवेदीगामक अवस्था सबसे पहली, सेंसरी मोटर स्टेज। पूरी से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी वाली, और फिर मूर्ति से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब कि थर्ड, और अपनी का मतलब है औपचारिक अवस्था या फिर अमूर्त अवस्था। ठीक है, ये जो चौथी स्टेज है, आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको आराम से याद रख सकते हो। ये इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो ये था जीन पियाजे का पूरा कार्यक्रम जो उसने बताया था। उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था, वो हम अगली वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम और आ जाता है, जेरोम ब्रूनर के बारे में। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप अगली वीडियो जरूर देखना। इससे अगली वाली वीडियो आपको इसलिए देखनी इंपॉर्टेंट है कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपके इससे मिलते जुलते आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और चैनल को आप अगर अपनी तैयारी सीरियसली कर रहे होंगे तो बेहतर तरीके से मतलब पूरा विजिट करेंगे और खुद से देखेंगे तैयारी करने के लिए। और तब तक के लिए आप सभी अपना घर पर रहिए, ख्याल रखिए, बाहर मत निकलो, तैयारी करो अच्छे से, और आप सभी को राम राम।